अध्याय 22 सुझाव के द्वारा प्रभावित करना। किसी विषय पर एक दृष्टिकोण कभी कभी मानसिक तौर पर सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। ऐसी परिस्थिति में एक स्तर तक सोचने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। अर्थात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विचारक को आंतरिक जीवन की विषम परिस्थितियों को दबाकर रखना चाहिए। इस प्रकार किसी बड़ी भूल से बचा जा सकता है। ईश्वर ने मानव को सोचने, समझने और इच्छा प्रकट करने की शक्ति दी है। साथ ही इन शक्तियों पर नियंत्रण रखने का गुण भी दिया है। अर्थात व्यक्ति को इन शक्तियों के बीच संघर्ष की स्थिति से बचना चाहिए। ये सभी शक्तियां दूसरे गुणों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। वहीं किसी एक गुण के दूषित होने से बाकी गुणों पर दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। नेथन सी शेफर के द्वारा किसी विचार की महत्ता से संबंधित आकलन, तुलना और निर्णय किसी विशेष कारण से प्रभावित होता है। किसी कार्य या मत के लिए उत्पन्न विचारधारा सर्वप्रथम सुझावों से प्रेरित होती है। इंसान को प्राथमिक तौर पर तर्क वितर्क के योग्य प्राणी माना गया है। प्राकृतिक तर्कों के आधार पर इंसान जीवन से जुड़े तथ्यों की जानकारी हासिल करता है। स्वाभाविक तौर पर किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए वो विषय से संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का आकलन करता है। साथ ही तर्क वितर्क के साधारण नियमों का पालन भी करता है। लेकिन आधुनिक शोध पूर्णतः विपरीत प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। आधुनिक शोध के मुताबिक व्यक्ति का मत और कार्यकलाप तर्क वितर्क के सिद्धांतों पर आधारित न होकर सुझावों पर आधारित होता है। कई प्रमाणित शोधों से यह साबित हुआ है कि औसतन दिमाग वाले व्यक्ति शुद्ध तर्क वितर्क की योग्यता ही नहीं रखते। आमतौर पर महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय सुझावों के आधार पर लिए जाते हैं। इस शब्द पर ध्यान दीजिए। मुख्य रूप से साधारण एवं परिपक्व विचार के लिए यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसका अक्सर अनुसरण किया जाता है, जबकि विचारक की मान्यता होती है कि किसी भी घटना का निष्कर्ष आसान तर्क के आधार पर तय किया गया है। सुझाव का आधार। सुझाव स्वयं कारण भी हो सकता है और प्रभाव भी। प्रभाव की महत्ता की वजह से सुझाव ग्रहण किया जाता है। कारण से प्रेरित सुझाव किसी विशेष परिस्थिति में पैदा होता है, अर्थात कारण का महत्व प्रभाव पर हावी होता है। ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कार्य पूर्ण करना आसान नहीं होता। वहीं तिकड़म और बेईमानी के साथ कार्य पूर्ण करना भी एक समस्या है। मानव कल्याण के लिए दिए जाने वाले सुझावों की प्रक्रिया का ईसा मसीह ने भी समर्थन किया है। लेकिन अफसोस, आमतौर पर लोगों की प्रवृत्ति लालची होती है। अर्थात सुझावों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना आदत में शामिल हो जाता है। इसीलिए ईमानदार व्यक्ति सत्य के कारण, प्रभाव एवं लक्ष्य के महत्व का बारीकी से अध्ययन करता है। सत्य के पथ पर चलने वाला व्यक्ति इस कसौटी पर खरे उतरने वाले सुझावों का ही प्रयोग करता है। 3 आधारभूत वजहों से सुझावों के प्रति शंका का भाव उत्पन्न होता है। प्रभुत्व के प्रति स्वाभाविक आदर। सभी व्यक्तियों में प्रभुत्व के प्रति आदर का भाव होता है। हालांकि इस आदर की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। कई व्यक्ति पूर्ण रूप से अपना जीवन सुझावों के हवाले कर देते हैं। वहीं कई व्यक्ति पर सुझावों का असर ही नहीं होता है। सुझावों को ग्रहण करने की मात्रा कभी भी समान नहीं होती। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सुझावों को ग्रहण करने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्तियों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों को अनदेखा कर देता है। लोगों को अपने व्यक्तित्व के तेज से आकर्षित करने वाली हस्ती का प्रभाव सभी पर एक जैसा नहीं होता। वशीभूत करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण की कला का चरम बिंदु देखने को मिलता है। वशीभूत हो चुके व्यक्ति से कहा जाता है कि वो पानी में है। व्यक्ति इस कथन को सत्य मान लेता है और तैराक की तरह हाथ पैर चलाने लगता है। उसे कहा जाता है कि सड़क पर गाने बजाने वालों की टोली वंदे मातरम का संगीत बजा रही है और वशीभूत व्यक्ति को यह संगीत सुनाई देने लगता है। नतीजतन व्यक्ति सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार कुछ वक्ता दर्शकों पर संशोधित वशीकरण विधि से प्रभाव डालते हैं। ऐसे मौकों पर दर्शक वक्ता के इशारों पर तालियां बजाने या जोर से ठहाका लगाने के लिए विवश हो जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि भावना, विचार और इच्छा पर थोड़ा नियंत्रण रखा जाए। किसी एक भाव को मस्तिष्क पर हावी होने से पहले
उस भाव, विचार, इच्छा या फिर तीनों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए। भावनाओं का निर्णय शक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि दर्शकों को अपने विचारों से वशीभूत करना बहुत कठिन कार्य है। इस निपुणता को हासिल करने के लिए विचारों की सत्यता का महत्व सर्वोपरि होता है। यदि वक्ता के विचार शुद्ध एवं निर्विरोध हैं, तो स्वाभाविक तौर पर दर्शक आकर्षित होंगे। इसी आधार पर लिवरपूल के भाषण में हेनरी वॉर्ड बीचर ने अतुल्य सफलता हासिल की थी। भावनाओं की शुद्धता की झलक विचारों में दिखाई देती है। शुद्ध और प्रभावशाली विचारों का जन्म इच्छा की शुद्धता से होता है। मस्तिष्क तक पहुंचने वाले सभी विचार तब तक सही प्रतीत होते हैं जब तक उनकी सत्यता और शुद्धता का आकलन नहीं किया जाए। तर्क वितर्क के जरिए विचारों के महत्व को स्पष्टता से समझा जा सकता है। दर्शकों को अपने विचारों से आकर्षित करने वाला वक्ता विचारों के प्रति उत्पन्न विरोधाभास के दमन की कला में निपुण होता है। विचारों की प्रबलता व्यक्त करने वाले वक्ता के समक्ष दर्शक मूक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विचारों के प्रभाव से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। निश्चित तौर पर तर्क वितर्क के बाद लिए गए निर्णय कुछ इस प्रकार होते हैं। किसी विचार को ग्रहण करते वक्त यदि परस्पर विरोधी विचारों को दूर कर दिया जाए तो स्वाभाविक तौर पर विचार से संबंधित उचित शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। 90% प्रकाशन संस्थानों का मानना है कि वार्षिक शुल्क के जरिए पुस्तक खरीदने वाले पाठक उन पुस्तकों को कभी नहीं पढ़ते। उन पुस्तकों के लिए वार्षिक शुल्क देने का मुख्य कारण विक्रेता की वाक्पटुता होती है। विक्रेता पुस्तकों के महत्व को कुछ इस तरह प्रकट करता है कि पाठक उससे वशीभूत हो जाते हैं। मस्तिष्क में प्रवेश करने वाला हर विचार कार्य को जन्म देता है। केवल उन्हीं विचारों के लिए कार्यशीलता रद्द होती है जिनके लिए विरोधाभास का भाव उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में तैयार लय के प्रति रुझान उसकी महत्ता क्षीण होने के बाद ही खत्म होती है। घोड़े के पैर में मरहम पट्टी की आवश्यकता तभी महसूस होती है जब वो लड़खड़ाने लगे। शरीर में सूजन का आभास तभी होता है जब शरीर का वो हिस्सा सुचारू रूप से काम करना बंद कर देता है। होठों और जीभ की मांसपेशियों को हिलाए बिना अभिवादन नहीं किया जा सकता। बच्चे को नाक में मोती न डालने की सलाह दी जाए तो बच्चे का दिमाग नाक और मोती में ही उलझा रहता है। ऐसे में बच्चे की ओर से चूक की संभावना बढ़ जाती है। दर्शकों के समक्ष प्रकट किए गए विचार या तो वक्ता के पक्ष में होते हैं या फिर विपक्ष में। विचार निर्जीव नहीं होते। विचारों में सक्रिय ऊर्जा होती है। विचार कार्यशीलता का स्रोत होते हैं। विचारों का दूसरा नाम भाग्य होता है। दर्शकों के विचारों पर प्रभुत्व जमाने और अंतर विरोधी विचारों पर काबू पाने वाले वक्ता के विचारों का प्रवाह प्रभावशाली होता है। प्रखर उल्लंघन और दृढ़ विचारों के प्रति विरोध की गुंजाइश बहुत कम होती है। इस सिद्धांत को आदत बना लेना चाहिए। सलाह के बावजूद विचारों को न बदलने वाले व्यक्ति में बदलाव की गुंजाइश बहुत कम होती है। याद रखिए, व्यक्तित्व में बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो सकती है लेकिन नाकाम नहीं होती। प्रयत्न करने से उम्मीद के मुताबिक परिणाम अवश्य ही मिलते हैं। प्रभुत्व विचारों में बदलाव का एकमात्र कारण नहीं होता। व्यक्ति पर माहौल का भी अच्छा खासा असर पड़ता है। जन समूह के प्रभाव से बाहर निकलना आसान नहीं होता। समाज के द्वारा प्राप्त उत्साह और भय संक्रामक होता है। दरअसल समाज में इससे संबंधित राय लगभग एक समान होती है। समाज की आम मान्यता को हम आम तौर पर अपना लेते हैं, उसका कभी विरोध नहीं करते। हम मान लेते हैं कि समाज की मान्यता में कोई न कोई सत्य जरूर छिपा होगा। दरअसल 10 का गुणा 10 से करने पर 100 से ज्यादा का परिणाम हासिल किया जा सकता है। 10 वक्ताओं में से प्रत्येक वक्ता को 10 दर्शकों के समक्ष बोलने का अवसर प्रदान कीजिए। इसके बाद उन 10 वक्ताओं की कुल क्षमता का आकलन कीजिए। निश्चित तौर पर ऐसी सभाओं में 10 वक्ताओं के द्वारा 100 से ज्यादा विचार जन्म लेंगे। किसी सभा के संबोधन के लिए 10 वक्ताओं का समूह निश्चित करना ज्यादा तर्कसंगत लगता है, लेकिन वास्तव में 10 में से एक ही वक्ता जनता को प्रभावित करने में कामयाब होता है। आमतौर पर व्यक्ति खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेता है।
लेकिन माहौल में मौजूद खामियों को समझने वाला व्यक्ति बदलाव की लहर को जन्म देता है। यदि भाषण के लिए उदासी से भरे नीरस कक्ष का चयन किया जाए तो निश्चित रूप से दर्शकों में नीरसता का भाव पैदा हो जाएगा। माहौल में नीरसता का एहसास सभी को होगा। लेकिन यदि वक्ता सीधे मुद्दे की बात करे और अपनी भावनाओं को शुद्धता से पेश करे, शब्दों और वाक्यों का सही चयन करे, तो ऐसे कक्ष में भी उत्साह का प्रवाह उत्पन्न किया जा सकता है। यदि वक्ता चाहे तो अपने सुझावों से दर्शकों तक सही संदेश पहुंचाने में सफल हो सकता है, फिर चाहे भाषण का मंच कितना ही कष्टदायक क्यों ना हो। इस प्रकार तीनों सिद्धांत, प्रभुत्व के लिए आदर, विचारों के प्रति समर्पण की इच्छा और माहौल के प्रति संदेह का दृष्टिकोण, दर्शकों में सुझावों के प्रति झुकाव पैदा करता है। इसका प्रभाव केवल दर्शकों पर ही नहीं बल्कि वक्ता पर भी समान रूप से महसूस किया जा सकता है। अर्थात हमें वक्ता की इस योग्यता को ध्यान से समझना चाहिए। सुझावों को प्रभावशाली बनाने की योग्यता। हमने जाना कि किस प्रकार वक्ता के प्रखर भाषण और प्रभुत्व से दर्शक आकर्षित होते हैं और कम से कम विरोध की स्थिति पैदा होती है। लेकिन दर्शक केवल तभी समर्पण की स्थिति में पहुंचते हैं जब उन्हें वक्ता की योग्यता पर पूर्ण विश्वास हो। यदि वक्ता के प्रति दर्शकों का भरोसा कम है तो वक्ता के विचारों और संदेश के विरोध में प्रश्नों की झड़ी लग जाती है। कई बार दर्शक किसी विषय विशेष पर वक्ता के निष्कर्ष का पूर्ण विरोध तक कर देते हैं। लिहाजा इस प्रक्रिया में वक्ता के प्रति दर्शकों का भरोसा अडिग होना आवश्यक होता है। वक्ता को या तो दर्शकों से मिलने वाले समर्थन और आदर का पूर्वाभास होना चाहिए या फिर दर्शकों के द्वारा उत्पन्न विरोध और असमर्थ को सुलझाने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसे सामर्थ्य रखने वाले वक्ता के सुझावों को दर्शक निश्चित रूप से ग्रहण करते हैं। आत्मविश्वास ही निश्चय को दृढ़ता प्रदान करता है। ध्यान दीजिए कि किस प्रकार रात्रि भोज के बाद हेनरी डब्ल्यू ग्रैडी ने भाषण के जरिए दर्शकों का विश्वास हासिल किया। उसने एक हास्यास्पद किस्से के साथ स्वयं के लिए आदर अर्जित किया, ईमानदारी और गंभीरता के साथ बोलने की इच्छा प्रकट की, दर्शकों की रुचि को स्वीकार किया, दर्शकों की रुचि के विरुद्ध उत्पन्न विचारों का दमन किया और नम्रता के साथ लोगों से बातचीत की। जाहिर तौर पर इस तरह की शुरुआत और इसके परिणाम से वक्ता में आत्मविश्वास पैदा होता है। माननीय राष्ट्रपति जी, मैं जातीय मुद्दों पर वाद विवाद के लिए दिए गए निमंत्रण का स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं कि जिस वाद विवाद को जनता के समक्ष मंच पर नहीं किया जा सकता, उसके लिए सभा में आपने अवसर प्रदान किया है। मैं जातिवाद से संबंधित आदेशों को जल्द से जल्द वापस लेने की योजना का भी स्वागत करता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि तैराकी सीखने की प्रबल इच्छा रखने वाली एक नौकरानी को शपथ दिलाई गई है और कहा गया है कि अब तुम इच्छा की पूर्ति कर सकती हो। अपने कपड़े उस वृक्ष की डाल पर टांग दो, लेकिन किसी भी स्थिति में पानी के पास मत जाना। गिरजाघर के कट्टर धर्मदूतों को पादरी कहा जाता है। जहां भी वे अपना झंडा गाड़ दें, वो स्थान पादरियों के लिए निश्चित मान लिया जाता है। वो स्थान पवित्र हो जाते हैं और जनसमूह का कल्याण होता है। मुझे आज बॉस्टन हाउस में दक्षिणी लोकतांत्रिक राज्यों के मानक तय करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा फिलिप्स और समनर में निवास करने वाली जातियों के विषय में चर्चा का भी निमंत्रण दिया गया है। लेकिन माननीय राष्ट्रपति जी, यदि भाषण का उद्देश्य पूर्ण रूप से ईमानदारी और स्पष्टवादिता है, यदि वास्तव में जनता की भलाई के लिए चर्चा होने वाली है, यदि इस संकल्प का परिणाम नकारात्मक हो जाए और चर्चा से जनता में गलतफहमी और मनमुटाव हो जाए, और यदि ये भाषण सभ्यता के दायरे को लांघ जाए, तो श्रीमान, क्या मेरे पास इस भाषण को प्रस्तुत करने का हौसला बचेगा? ध्यान दीजिए किस प्रकार ब्रायन ने शिकागो में आयोजित सन 1896 के राष्ट्रीय जनतांत्रिक सम्मेलन में भाषण की शुरुआत में ही लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की थी। उसने सम्मेलन में मौजूद प्रतिष्ठित हस्तियों के विचारों का विरोध न कर सकने की क्षमता जाहिर की, लेकिन उसने अपने विचारों की गरिमा और पवित्रता को ठेस नहीं लगने दी। उसने घोषणा करते हुए कहा कि वो केवल जन कल्याण से संबंधित विषय पर ही भाषण प्रस्तुत करेगा। जाहिर है कि जन कल्याण से संबंधित विचारों का कोई विरोध नहीं करता।
भाषण की शुरुआत ने जनसमूह के दिलो दिमाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का काम किया और इस भाषण ने ब्रायन को प्रसिद्ध वक्ता बना दिया। सम्मेलन में उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अन्य प्रतिष्ठित सभाजनों, मैंने पहले से ही मान लिया है कि यहां मौजूद महान हस्तियों और वक्ताओं के बीच विचार व्यक्त करने का मौका बहुत चुनौतीपूर्ण है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इन महान हस्तियों से तुलना न की जाए, क्योंकि इस सम्मेलन का आयोजन व्यक्ति विशेष की काबिलियत आंकने के लिए नहीं किया गया है। यहां किसी के बीच कोई मुकाबला नहीं है। सम्मेलन में मौजूद विनम्र एवं उदार जनसमूह अच्छी तरह जानते हैं कि जब मुद्दा जनता की भलाई से जुड़ा होता है तो वक्ता के मुकाबले विचारों को ज्यादा सम्मानित माना जाना चाहिए। मैं यहां एक बहुत अहम मुद्दे की वकालत करने आया हूं। यह मुद्दा प्रजातंत्र से जुड़ा है, जन कल्याण से जुड़ा है। अर्थात कई वक्ता केवल शालीनता और वाक्यों के सौंदर्य से जन समूह पर अमिट छाप छोड़ देते हैं। वहीं इस कला को नजरअंदाज करने वाला वक्ता, उसे केवल निराशा से ही संतुष्टि करनी पड़ती है। आत्मविश्वास हासिल करने के लिए आत्मविश्वासी होना आवश्यक होता है। जिस विचार में स्वयं वक्ता का पूर्ण विश्वास न हो, उस विचार को किसी और पर कैसे थोपा जा सकता है? खुद में विश्वास प्राथमिक सवाल होता है। आत्मविश्वास महामारी के समान संक्रामक होता है। नेपोलियन ने एक सैनिक को केवल नामुमकिन शब्द का इस्तेमाल करने की वजह से सेना से बाहर निकाल दिया था। पराजय के विचार का समर्थन न करने वाला वक्ता ही जीत के उत्साह को प्रकट कर सकता है। लेडी मैकबेथ सफलता के लिए पूर्ण रूप से आशावादी थी, इसीलिए उन्होंने हत्याओं के विरोध का आदेश पारित किया। कोलंबस की योजना के दृढ़ विश्वास से प्रभावित होकर रानी इसाबेला ने अपने आभूषण गिरवी रखकर रकम का इंतजाम किया। संदेश को विश्वास के साथ प्रस्तुत करो। याद रखो कि खुद की मान्यता कार्य को सफल अंजाम तक ले जाने की असीम शक्ति प्रदान करती है। विज्ञापन के क्षेत्र में इस सिद्धांत का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। इस उपकरण को आप आखिरकार जरूर खरीदेंगे। उस व्यक्ति से पूछिए जिसके पास ये उपकरण है। इस उपकरण में अतुल्य शक्ति है। इन सभी विज्ञापन में विश्वास का भरपूर इस्तेमाल होता है और यही विश्वास समय के साथ ग्राहकों के विश्वास में तब्दील हो जाता है। हर बार ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि विश्वास का आधार होता है विषय की पूर्ण जानकारी और निपुणता। झांसा देने वाले लोगों के लिए आत्मविश्वास और सुझाव देने की आदत कभी न कभी मुसीबत जरूर खड़ी करती है। कुछ समय पहले सार्वजनिक वाद विवाद के स्थान पर एक वक्ता ने जमीन पर राख डालते हुए कहा कि इस स्थान पर कुछ समय बाद बिना बीज डाले घास उगाएगी। वक्ता के इस विचार का मजाक उड़ाया गया, लेकिन वक्ता अपने कथन पर अडिग रहा और बार बार उसी बात को और ज्यादा आत्मविश्वास से दोहराता रहा। वक्ता ने कहा कि वो इस प्रकार से पहले भी घास उगा चुका है। दर्शकों के बीच मौजूद एक ज्ञानी व्यक्ति ने कुछ समय बाद वक्ता की बात को सत्य समझना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति की मान्यता में बदलाव को देखते हुए उससे पूछा गया कि आप इस बात पर अचानक विश्वास क्यों कर रहे हैं? तो उसने जवाब दिया कि वक्ता इस बात को बहुत विश्वास के साथ कह रहा है। यदि वक्ता की ऐसी बेतुकी धारणा से ज्ञानी व्यक्ति तक प्रभावित हो सकता है, तो जाहिर है कि वक्ता का विश्वास के साथ प्रस्तुतिकरण सामान्य दर्शकों को प्रभावित करने में सफल होता है। आगे दिए संकलन में मौजूद आश्वासन पर ध्यान दीजिए। मुझे नहीं मालूम कि बाकी लोग कौन सा रास्ता अपनाएंगे। मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। या तो मुझे मेरे तरीके से काम करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए या फिर मुझे मृत्यु दंड दिया जाए। पैट्रिक हेनरी। मैं जहाज के अफसर से कभी सवाल नहीं करूंगा। मैं कभी तुम्हारा दास नहीं बनूंगा। मैं नरसंहार के समुद्र को अकेले पार करूंगा। मैं रक्त से भरी लहरों में डूब जाने तक युद्ध करता रहूंगा। पैटन। एक आओ या सभी आ जाओ, इस चट्टान को इसके आधार से हटाना ही होगा। सर वॉल्टर स्कॉट। सुझाव देने में प्रभुत्व की भूमिका अहम होती है। प्रभुत्व रखने वाले वक्ता के सुझाव अक्सर सही माने जाते हैं।
और उन सुझावों की आलोचना की भी गुंजाइश नहीं होती। जब ऐसा व्यक्ति बोलता है तो मस्तिष्क में विरोधाभास की स्थिति पैदा ही नहीं होती। सभी सुझावों को सत्य मान लिया जाता है। महान्यायाधीशों के वचनों को उसकी प्रतिष्ठा का बल मिला होता है, इसीलिए उन वचनों को गंभीरता से सुना जाता है। विज्ञापन के क्षेत्र में भी इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। हमें बताया जाता है कि दो महान राजाओं के राजवैद्यों ने एक निश्चित बीमारी के लिए एक जैसे उपचार की सलाह दी थी। हमें जानकारी दी जाती है कि अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ी कंपनी, राज्य सरकार, युद्ध विशेषज्ञ और तटरक्षक विभाग सभी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप सुझावों के माध्यम से दर्शकों को प्रभावित करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके सुझाव को बिना विरोध और आलोचना के मान लिया जाए, तो सर्वप्रथम प्रभुत्व स्थापित करना होगा और इस प्रभुत्व को कायम रखना होगा। यदि सुझावों में तथ्यों की सत्यता प्रमाणित है तो जाहिर तौर पर प्रभुत्व अडिग रहेगा। लेकिन इस प्रभुत्व का ऐलान केवल तभी करना चाहिए जब आप पूर्ण रूप से तैयार हों और आपको विश्वास हो कि सभी तथ्य सत्यता की कसौटी पर खरे उतर चुके हैं। विज्ञान के जरिए ख्याति बढ़ती है, लेकिन उस ख्याति को कायम रखना आसान नहीं होता। एक छोटी सी भूल ख्याति को नष्ट कर सकती है। एक पत्रिका में महान लेख लिखने वाले एक लेखक में वक्ता बनने की महत्वाकांक्षा उत्पन्न हो गई। उसे लगा कि अच्छा लिखने वाला व्यक्ति अवश्य ही अच्छा वक्ता भी बन सकता है। इस प्रयोग की आजमाइश के लिए उसने अखबारों में विज्ञापन दिया, साथ ही कई और माध्यमों से प्रचार किया, लेकिन दर्शकों के समक्ष पहुंचने पर उसके मुंह से शब्द निकलने मुश्किल हो गए। सीधी सी बात है, यदि रिवॉल्वर का प्रचार दुनाली बंदूक की उपयोगिता के मुकाबले पर किया जाए तो जग हंसाई जरूर होगी। ध्यान दीजिए कि वक्ता की अपील को मान्यता देने के लिए किस प्रकार प्रभुत्व का इस्तेमाल किया गया। प्रोफेसर अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने हाल ही में अपना 90वां जन्मदिन मनाया। मानव विकास से संबंधित सिद्धांतों की खोज पर प्रोफेसर अल्फ्रेड को चार्ल्स डार्विन के साथ सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्रोफेसर अल्फ्रेड को कई वैज्ञानिक खोजों और शोध के लिए सम्मानित किया जा चुका है। लंदन में आयोजित एक रात्रि भोज के मौके पर प्रोफेसर अल्फ्रेड के भाषण को आज भी याद किया जाता है। इन्होंने पिछली एक शताब्दी में सभ्यता के विकास पर गहन अध्ययन किया है। प्रोफेसर अल्फ्रेड ने 1813 के मुकाबले 1913 में इंग्लैंड की सभ्यता की तुलनात्मक तस्वीर प्रस्तुत की है। इस अध्ययन में प्रोफेसर ने साफ किया है कि पिछले एक दशक में विकास केवल कागजों तक सीमित है। वास्तव में विकास हुआ ही नहीं है। प्रोफेसर अल्फ्रेड ने जोर देते हुए कहा है कि पिछली शताब्दी के चित्रकार, मूर्तिकार, एथेंस और रोम के वास्तुकार वर्तमान कारीगरों से ज्यादा निपुण थे। हालांकि आधुनिक मानव ने ज्यादा बेहतर टेलीस्कोप एवं नजर के चश्मे बना लिए हैं, लेकिन पहले के मुकाबले वास्तविक दृष्टिकोण क्षीण हो रहा है। आधुनिक मानव ने बेहतर कपड़े बनाना सीख लिया है, लेकिन शरीर कमजोर कर लिया है। वाहनों को विकसित कर लिया है, लेकिन पैर कमजोर कर लिए हैं। नए किस्म के व्यंजनों को बनाना सीख लिया है, लेकिन पाचन शक्ति कमजोर कर ली है। सबसे अफसोस की बात यह है कि गोरी चमड़ी के लोगों ने इंसानों की खरीद फरोख्त शुरू कर दी है, लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया है। आधुनिक काल में पनपे कारखानों में काम करने वाले मजदूर छोटे छोटे घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। 20वीं शताब्दी के इतिहास में इस दौर को काले अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा। प्रोफेसर अल्फ्रेड के इस अध्ययन पर संसद के एक आयोग ने गहन चिंता व्यक्त करते हुए कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दयनीय स्थिति पर अफसोस जाहिर किया। इसी प्रकार प्रोफेसर जॉर्डन ने अपने शोध पत्र खून की खेती द्वारा ब्रिटिश सरकार को भविष्य में युद्ध, नशाखोरी, अति श्रम, गरीब बच्चों के लिए भोजन की कमी और आम लोगों में असंतुष्टि जैसे गंभीर मुद्दों पर सचेत किया। प्रोफेसर जेंक्स ने तो और ज्यादा निराशावादी संकेत दिए। इनका मानना है कि जिंदगी की तेज रफ्तार और शहरी जीवन के तनाव ने लोगों के नैतिक मूल्यों को खत्म करना शुरू कर दिया है।
आने वाली शताब्दी में संगठित परिवारों का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा शरणार्थियों की बाढ़ ब्रिटिश संस्कृति को इस प्रकार मैला कर देगी जैसे नियाग्रा फॉल का मटमैला पानी साफ पानी की धाराओं में मिला दिया गया हो। न्यू हेवन में एक संबोधन के दौरान प्रोफेसर किलॉप ने कहा कि जाति के लगातार पतन से आने वाले समय में वास्तविक जातियों का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। नेविल ड्यूइट हिल्स द्वारा। प्रभुत्व शंका के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन जाति भेद की भावना और कुविचारों के सामने इसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अर्थात प्रभुत्व और सुझाव के बीच के मध्य मार्ग को समझना बहुत आवश्यक है। अपनी कमजोरियों को जानना मध्य मार्ग होता है। इस मार्ग को समझने के बाद वक्ता भाषण की कई और कलाओं को जन्म देता है। किसी सभा में दर्शकों के बीच टोपी फेंककर लड़ाई का आह्वान करने की सलाह कोई समझदार व्यक्ति नहीं देगा। भाषण की शैली को चुनना वक्ता की समझ बूझ पर आधारित होता है। खास ख्याल रखना चाहिए कि भाषण की शुरुआत किस प्रकार की जाए। भाषण की शुरुआत मौके के मुताबिक शालीन हो सकती है और तल्ख भी। सुझाव देने की प्रक्रिया में उदाहरण की अहम भूमिका होती है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि वातावरण का दर्शकों पर खासा प्रभाव पड़ता है, लेकिन नकारात्मक वातावरण से घबराना नहीं चाहिए, न ही संकोच और आलोचना करनी चाहिए, बल्कि वातावरण के मुताबिक खुद को ढालकर केवल भाषण के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पेरिस में खास किस्म की टोपी और कपड़े पहने जाते हैं और बाकी दुनिया इन परिधानों की नकल करती है। बच्चा दूसरे लोगों के आचरण की नकल करता है, माता पिता की तरह बोलने और चलने की कोशिश करता है। यदि बच्चा किसी को बोलता ही नहीं सुनेगा तो जाहिर तौर पर खुद बोलना नहीं सीख पाएगा। अमेरिका के सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर ने एक विज्ञापन के लिए जबरदस्त खर्चा किया। सभी सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर को पसंद करते हैं। इस प्रचार ने लगभग सभी लोगों में वहां जाने की जिज्ञासा पैदा कर दी। संदेश की महत्ता को बार बार शक्ति प्रदान की जा सकती है। इसके लिए केवल यह साबित करना होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके संदेश के प्रति भरोसा जता रहे हैं। राजनीतिक संगठनों द्वारा आयोजित जनसभाओं में बार बार तालियों की गूंज से जाहिर होता है कि संगठन के राजनीतिक विचारों को स्वीकार किया जा रहा है। विज्ञापन सुझाव की महत्ता और शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। ध्यान दीजिए कि किस प्रकार इस संस्करण में इन सिद्धांतों का इस्तेमाल किया गया है और किस प्रकार हर संभावित मौके पर सुझावों के द्वारा प्रभावित करने की कला का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में युद्ध शुरू हो गया है। उत्तर की ओर से आने वाला अगला तूफान जल्द एक नए संघर्ष को जन्म देगा। हमारे भाई बंधु पहले से युद्ध भूमि में संघर्ष कर रहे हैं, तो यहां निष्क्रिय रूप से खड़े रहने की क्या जरूरत है? पैट्रिक हेनरी। प्रतीकात्मक और अप्रत्यक्ष भाषा में भी सुझाव की शक्ति होती है। इस प्रकार दिए गए बयान में किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं किया जाता, अर्थात दर्शकों के मस्तिष्क में विचारों से संबंधित विरोधाभास जन्म नहीं लेता। फलस्वरूप सुझाव प्रस्तुत करने के आधारभूत सिद्धांत की पूर्ति हो जाती है। प्रतीकात्मक और अप्रत्यक्ष तौर पर निष्कर्ष प्रस्तुत करने से सुझाव का महत्व बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए कि किस प्रकार विलियम ब्रायन ने कहा ही नहीं कि माननीय मैकिनले हार जाएंगे। इस वाक्य को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। सेंट लुइस के एक मंच पर माननीय मैकिनले को सोने की शुद्धता के मानक को तब तक कायम रखने के लिए चुना गया जब तक अंतरराष्ट्रीय समझौते के मुताबिक नए मानकों को अपनाने की प्रक्रिया पूर्ण हो। रिपब्लिकन्स के बीच माननीय मैकिनले बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे और चुनाव से 3 महीने पहले ही रिपब्लिकन्स ने माननीय मैकिनले के आगामी चुनाव के नतीजों पर भविष्यवाणी करना शुरू कर दी। लेकिन आज के हालात क्या हैं? क्यों आज वो व्यक्ति जो खुद को नेपोलियन जैसा दिखने की उपमा से खुश होता था, आज ये सोचकर कांप जाता है कि उसकी नियुक्ति वाटरलू के युद्ध की वर्षगांठ पर की गई थी। थॉमस कार्लाइल ने कहा है, झूठा व्यक्ति धर्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। न तो कार्लाइल के वाक्य में सुझाव का भाव नजर आता है और न ही प्रभुत्व। लेकिन जब इस वाक्य के अर्थ को गहराई से समझा गया तो परिणाम कुछ और ही निकले।
झूठे व्यक्ति ने धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। क्या एक झूठा व्यक्ति घर का निर्माण नहीं कर सकता? यदि किसी व्यक्ति को चिनाई के मिश्रण का सही औसत मालूम नहीं है और न ही उस मिश्रण के गुणों के बारे में जानकारी है, तो वो किस प्रकार इमारत का निर्माण कर सकता है? जाहिर तौर पर इस प्रकार बनाई गई इमारत कमजोर होगी। यह 12 शताब्दियों तक खड़ी नहीं रह पाएगी। इस इमारत में लोग नहीं रह सकेंगे। यदि रहेंगे तो यह इमारत गिर जाएगी। व्यक्ति को प्राकृतिक नियमों का सम्मान करना चाहिए, प्रकृति से सवाल करने चाहिए, वस्तुओं के गुणों से संबंधित जानकारी एकत्र करनी चाहिए। ध्यान दीजिए कि बेविस्टर द्वारा दिया गया यह निम्नलिखित चित्रण कितना सुनिश्चित एवं प्रभावशाली है। श्रीमान, मुझे नहीं मालूम कि लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होगी, लेकिन मैं जब अपने आसपास शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों को महसूस करता हूं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे सीजर सदन में खड़ा हो। इस सभा में बार बार क्षति पहुंचाने वाले लोग भी शामिल होते हैं। मैंने कभी मुड़कर नहीं कहा है कि इन लोगों में मेरी औलाद भी शामिल है। बेविस्टर, भाषण को मजबूत तार्किक आधार पर तैयार करना चाहिए। इस प्रकार तैयार किए गए भाषण की कमजोर कड़ियों पर कोई भी सवाल नहीं उठता। यदि किसी विषय पर वाद विवाद हो जाए तो दर्शकों के जहन में विरोधी विचार जन्म ले सकते हैं। इसीलिए स्थिति पर काबू पाने के लिए उठाए जाने वाले तात्कालीन कदमों में वाद विवाद के स्थान पर मजबूत उदाहरणों का सहारा लेना चाहिए। स्थिति स्वयं नियंत्रण में आ जाएगी।